Hey everyone, so welcome back to the second video of our Modern Beginners course, and in this video we are going to talk about the React.js. तो पहली वीडियो में हमने ये समझा है कि Modern क्या होता है, what is Modern, how it works और हमने Modern क्यों चूज़ करा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अब React.js के ऊपर, अगली वीडियो में Express.js के ऊपर, Node.js के ऊपर और फिर तीसरी वीडियो में MongoDB के ऊपर, और फिर हम आखिरी की दो वीडियोस में अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो शुरू करते हैं React.js के ऊपर। तो जैसे कि मैंने पहले ही React.js पे मतलब काफ़ी कुछ तो नहीं लेकिन एक आइडिया दे दिया था मर्न में ही कि React.js क्या है। तो React.js बेसिकली फ्रंट एंड का पार्ट होता है टू मेक आर UI यूज़र इंटरफेस, और React.js एक JS लाइब्रेरी है जिस पे हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं और डिटेल में React.js के ऊपर, ज़्यादा डिटेल में नहीं, वो जो इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप बिल्कुल ही एक एब्सोल्यूट बिगनर हैं तो React.js क्या है, कैसे काम करती है, उन चीज़ों के ऊपर, और फिर हम जो चीज़ हम देखेंगे सीखेंगे हम उसके ऊपर फिर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो React.js इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये पहले ही हम आपको बता चुके हैं। इट इज़ अ ओपन सोर्स, React.js इज़ अ ओपन सोर्स टूल, और React.js वॉज मेड बाय फेसबुक। ठीक है, फेसबुक की टीम ने इसको बनाया है React.js ने React.js को, और पहले इसका नाम Fex.js Fex.js था। तो React.js के जो फाउंडर हैं जॉर्डन वॉल्के, इन्होंने ये React.js बनाई थी। बेसिकली ये फर्स्ट जॉर्डन वॉल्के उस टाइम पे 2011-12 के टाइम पे ही वॉज वर्किंग ऑन दी एड्स टीम ऑफ फेसबुक। तब उनको वहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू हुई अबाउट रेंडरिंग और UI कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम, कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे React.js, उस टाइम पे Fex.js जो कि अब React.js के नाम से बुलाई जाती है, उस टाइम पर उन्होंने React.js को बनाया उनकी और उनकी टीम ने। तो React.js इज़ अ ओपन सोर्स टूल बाय फेसबुक। ओपन सोर्स का मतलब कि एक आप जैसा यूज़र भी उसमें जाके कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको और इम्प्रूव कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि कोई भी जाके उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। इट इज़ ओपन टू ऑल। अब फीचर्स, React.js के फीचर्स क्या थे कि React.js ऐसा क्या लेके आई जिसमें React.js को इतना ज़्यादा अटेंशन मिला। तो React.js में कुछ फीचर्स लाइक कंपोनेंट, वर्चुअल डॉम, हुक्स, लाइफ साइकिल मेथड, JSX, ये मेन फीचर्स हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स आए थे लेकिन ये मेन फीचर्स हैं जिनकी वजह से React.js बहुत ज़्यादा ग्रो हुई और पॉपुलर हुई। और हम अभी इन सब के बारे में, कंपोनेंट, वर्चुअल डॉम क्या होता है, हुक्स क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड या JSX, इन सब के बारे में हम इसी वीडियो में समझेंगे। आप भी समझ लीजिए कि अभी React.js जो फीचर्स थे, जो नए नए फीचर्स लेके लाई थी, वो ये सारे फीचर्स लेके आई थी। ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इन सब के फीचर्स की वजह से React.js में क्या बदलाव आया, उसमें ये बदलाव आया कि एक तो बहुत फास्ट हुई, क्लीन प्रोग्रामिंग, फास्ट परफॉर्मेंस, क्लीन प्रोग्रामिंग, लेस JS, मतलब जावास्क्रिप्ट बहुत कम हो गई थी कोड एक तरीके से लिखने के लिए, और लार्ज कम्युनिटी मतलब कि एक बहुत ज़्यादा लोगों का उसको अटेंशन मिला, बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी मिली, और जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी ज़्यादा उसका यूज़ होगा, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो दैट्स वाई React.js वॉज वन ऑफ द पॉपुलर वंस। तो अभी हमने समझ लिया है कि React.js क्या थी, क्या फीचर्स हैं और वो क्यों अलग है। अब हम बात करेंगे जो हमने फीचर्स डिस्कस बताए हैं आपको, वो फीचर्स क्या हैं। अभी तो सिर्फ आपने देखा है कि कंपोनेंट क्या होता है, वर्चुअल डॉम क्या होता है, अब हम उसके बारे में जानेंगे वो चीज़ है क्या। सो अब हम बात करते हैं React के पहले फीचर की। React ने इसे क्या इंट्रोड्यूस करा। React में हम कोड लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ JSX, जिसकी फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML। अभी JSX है क्या? JSX इज नथिंग बट जस्ट अ एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट। जैसे जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है, उसका एक एक्सटेंशन JSX है, और JSX को हम यूज़ करके हम React में कोड लिखते हैं। और अगर बिल्कुल ही सिंपल टर्म्स में समझना है तो ये समझ लो कि हम HTML अपने JS के अंदर लिख रहे हैं, HTML अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं JSX, और ये एक एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का ही। तो सी नाउ React अंडरस्टैंड्स जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आपने कोड लिखा JSX के अंदर, लेकिन जब वो डॉम में जाके अपना माउंट करेगा अपने कंपोनेंट से अपने UI,
तो वो करेगा तो जावास्क्रिप्ट के ही अंदर ना, क्योंकि ब्राउज़र तो हमारा JSX समझता नहीं है। ब्राउज़र तो हमारा क्या समझता है, ब्राउज़र समझता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो रिएक्ट कंसिस्ट है ट्रांसपाइलर, और ट्रांसपाइलर जैसे हमारे रिएक्ट में ट्रांसपाइलर होता है बेबल, एक बेबल करके एक ट्रांसपाइलर होता है जो कि हमारी JSX को कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर वो हमारा डॉम के अंदर जाके इंसर्ट होता है, क्योंकि ब्राउज़र को हमें जावास्क्रिप्ट ही समझ आती है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रिएक्ट को जावास्क्रिप्ट में लिखें जो कि एक बहुत ही हेक्टिक कोड होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है, और उसके एडवांटेजेस भी कम होता है, या हम अपना कोड लिखें JSX के अंदर जो कि फास्ट परफॉर्मेंस देता है। और ऐसा पाया गया है कि JSX इज़ 20% फास्टर इन iOS ऐप एंड 25% फास्टर इन एंड्रॉयड। तो ऐसा पाया गया है कि अगर आप JSX में कोड लिखते हैं तो वो 20% iOS में बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है जावास्क्रिप्ट से, और 25% ज़्यादा तेज़ काम करता है एंड्रॉयड में। तो सिंपली फास्ट परफॉर्मेंस देन जावास्क्रिप्ट, इसीलिए हम JSX में लिखते हैं। अब इसमें ये खासियत होती है कि JSX, इफ़ वी आर राइटिंग आवर कोड इन JSX, इट विल ऑलवेज रिटर्न वन ऑब्जेक्ट। ये रूल है एक रिएक्ट का कि जब आप अपने कंपोनेंट बनाएंगे, अभी हम आगे जानेंगे कंपोनेंट क्या होता है, तो जब भी हम अपने कोड लिखेंगे तो हमेशा हमने कुछ कोड लिखा, हम उसको एनक्लोज करेंगे एक सिंगल टैग के अंदर, एक सिंगल टैग के अंदर। चाहे वो टैग कुछ भी हो सकता है, वो टैग डिव हो गया, वो टैग फॉर्म में हो गया, अगर आप फॉर्म कर रहे हैं तो फॉर्म बना रहे हैं तो एक ही टैग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर कि डिव हो गया फिर ये क्लोज हो रहा है फिर एक और डिव हो रहा है, नहीं, ये इन सबको एक और टैग के अंदर आपको एनक्लोज करना होगा ताकि ये रिटर्न करे एक सिंगल ऑब्जेक्ट। क्यों? ये JSX का रूल है कि JSX ऑलवेज रिटर्न वन सिंगल ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों करते हैं? JSX आई क्यों थी? फास्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। और फास्ट परफॉर्मेंस हुई क्यों है? क्योंकि JSX हमारा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, एंड व्हेनेवर वी रिटर्न वन ऑब्जेक्ट, तो जब वो ब्राउज़र में जाके अपने डॉम में इंसर्ट होगा तो इट गेट्स वेरी इजियर फॉर डॉम टू मैनिपुलेट, एंड इट्स गेट वेरी इजियर टू इंसर्ट आर एलिमेंट्स इनटू डॉम, टू इंसर्ट आर कंपोनेंट्स इनटू डॉम। तो आप रिटर्न तो उसको कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट, आप उसने एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपने HTML लिखी है, बहुत सारा कोड लिखा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप उसको रिटर्न कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट। तो जब वो डॉम के अंदर जा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो उसको ट्रीट एज अ ऑब्जेक्ट ही करेगा। वो ऐसे नहीं करेगा कि उसने बहुत सारे डिव्स देखे होंगे या बहुत बड़ा कोड होगा, तो वो ऐसा नहीं करेगा। वो उसको ट्रीट कैसे करेगा? एक ऑब्जेक्ट की तरह। और एक ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना डॉम के अंदर, इट्स गेट वेरी इजियर। ऐसा ही करते ही हमारा कोड, हमारा JSX परफॉर्म्स मच फास्टर देन जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया JSX का। तो आई होप आपको JSX क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जानने के लिए काफ़ी है। अभी हम आपके कोड में देखेंगे कि JSX कैसे लिखते हैं और वो दिखती कैसे है। So let's talk about another feature in React.js which is called virtual DOM, and it is the most important part of React.js. That is why मतलब ये React.js को अलग करती है AngularJS और जितने भी और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं, फ्रेमवर्क हैं, उन सबसे अलग करती है just because of virtual DOM. See, AngularJS, Vue.js या और भी जो हैं, jQuery हो गई, ठीक है, Backbone.js हो गई, they work upon real DOM. ठीक है, अगर उनको कुछ चेंजेस करने होते हैं दे चेंज द रियल डॉम एंड देन इट गॉट चेंजेस टू UI। लेकिन रिएक्ट ऐसे काम नहीं करती। रिएक्ट ने कुछ अलग सोचा। रिएक्ट ने ये सोचा कि अगर बजाय हम रियल डॉम के ऊपर वर्क करें, हम पहले अपना एक खुद का वर्चुअल डॉम बनाते हैं। सोचो एक डॉम बना हुआ है, उसने इसका पहले एक वर्चुअल डॉम बनाया अपनी ही मेमोरी में, ठीक है, ये रियल डॉम है और ये वर्चुअल डॉम है। तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन दिस रियल डॉम, पहले ये सारे काम अपने वर्चुअल डॉम पे करता है, फिर ये अपडेट करता है रियल डॉम को, इससे क्या होता है, इसको आपको हर बार रियल डॉम पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उससे आपका टाइम लेस होता है, कोड की ऑप्टिमाइजेशन, UI की ऑप्टिमाइजेशन बहुत फास्ट हो जाती है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन रियल डॉम,
वी वर्क अपॉन वर्चुअल डॉम। अब इसके ऊपर भी एक पूरा बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है कि ये वर्चुअल डॉम, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक वर्चुअल डॉम बनाता है, ये इसके भी और वर्चुअल डॉम बनाता है, फिर उसको कंपेयर करता है, फिर इस वाले वर्चुअल डॉम को अपडेट करता है, फिर ये आखिरी में जाकर रियल डॉम को अपडेट करता है। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है जैसे रिकंसिलिएशन प्रोसेस, डिफिंग एल्गोरिथम, बैच एल्गोरिथम, ये बिहाइंड द सीन्स ऐसे काम करता है। ये सब बातें हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा, ओनली ऑन द वर्चुअल डॉम। बट ये समझ लो अभी के लिए कि और जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स दे वर्क अपॉन रियल डॉम, वो रियल डॉम पे डायरेक्ट अपडेट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं नहीं। लेकिन रिएक्ट जेएस पहले अपना खुद का एक वर्चुअल डॉम बनाता है, उस पर सारे काम करता है, उस पर अपडेट करता है, उस पर मैनिपुलेट करता है, और फिर फाइनल वर्क के बाद वो रियल डॉम में अपडेट करता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की, कंपोनेंट्स। सी व्हाट आर कंपोनेंट्स? जो हमारा लेआउट होता है, जो हम पहले अपना HTML CSS जावास्क्रिप्ट से अपना लेआउट बनाते थे, वो रिएक्ट जेएस में उसको हम डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। नाउ इमेजिन जब आप अपनी वेबसाइट बनाते होंगे HTML CSS के अंदर, तो आप अपने पहले एक हेडर बनाते होंगे, एक नेम बार बनाते होंगे, ठीक है, जिसमें लिंक्स रहते होंगे, होम, अबाउट मी, कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। फिर यहाँ पे पहले एक होम होता होगा, फिर यहाँ पे होता होगा कि कॉन्टैक्ट इसका सेक्शन, ठीक है, यहाँ पे कुछ और होता होगा, फिर यहाँ पे होता होगा फुटर, ठीक है। वो अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे साइड बार भी होता होगा, साइड बार, ठीक है। तो वो आप पूरा एक पेज के अंदर कंसिस्ट करते थे, जो कि आप उसको डिज़ाइन करते थे अपने HTML की तरफ से, HTML का यूज़ करके। लेकिन रिएक्ट जेएस में हम डिवाइड करते हैं अपने पूरे लेआउट को इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स। तो जैसे ये फुटर हो गया, ये नैप बार हो गया, तो हम इसको एक अलग कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, मतलब हम इसका एक अपना अलग कोड लिखेंगे। एज्यूम इट nav.jsx, हमने इसका एक अलग कोड लिखा home.jsx, हमने इसका अलग लिखा हमने कोड फुटर, हमने अलग लिखा footer.jsx। बेसिकली हमने अपनी पूरी वेबसाइट को डिवाइड कर दिया कंपोनेंट्स के अंदर। ऐसा क्यों करा है हमने? मतलब हमने, अगर हम एक ही उसमें अपना लिखते एक चीज़ को, तो हमने डिवाइड क्यों करा है? सी, रिएक्ट जेएस क्यों इतनी फास्ट है, क्यों करती है? अगर मतलब हम कुछ चेंजेस करते हैं अपने नैव बार के अंदर, तो उसका इफेक्ट ना ही इस पे होगा, ना ही होम पे होगा, ना ही कॉन्टैक्ट इस पे होगा, ना ही फुटर पे होगा। तो अगर आपने इस पे चेंजेस करा तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे चेंज करा तो इस पे कोई, हर एक अपना। तो अगर आपने कुछ इस पे चेंज करा तो उसका पूरा UI रीलोड नहीं होगा, वो सिर्फ ये कंपोनेंट रेंडर होगा दोबारा से, वो दोबारा से डॉम के अंदर सिर्फ ये कंपोनेंट एंटर होगा, पूरा UI रेंडर नहीं होगा। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ है? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ है कि इससे UI ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है, क्योंकि आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको किसी एक छोटी सी चीज़ पे कुछ चेंज करना है और उसके लिए आपकी पूरी वेबसाइट ही रिलोड हो रही है, हर एक दोबारा से सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, उस पर पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है, टाइम लग रहा है, लोडिंग हो रही है, वो चीज़ रिएक्ट जेएस ने पूरी गायब कर दी है। अगर आप सिर्फ काम कर रहे हैं इस कंपोनेंट के ऊपर, इस कंपोनेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो सिर्फ यही कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा इंस्टेड ऑफ ऑल दी अदर कंपोनेंट्स, वो सब ऐसी की ऐसी रहेंगे। तो कंपोनेंट्स का मतलब डिवाइडिंग आर लेआउट इन डिफरेंट कंपोनेंट्स, और हर एक कंपोनेंट का अपना अलग कोड होगा जिसको हम JSX के अंदर लिखेंगे। लेट अस डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन रिएक्ट हुक्स। सी आर रिएक्ट जेएस, ये मेरे को शायद पहले ही बताना चाहिए था बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेकिन मैं भूल गया था क्योंकि अब वो चीज़ इतनी कॉमन नहीं हो गई है। लेकिन सी आर रिएक्ट जेएस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। टिल 2015-16 उससे पहले रिएक्ट जेएस पूरा काम करती थी क्लास कंपोनेंट्स में। क्लास कंपोनेंट्स में आप समझ लीजिए कि इंटरफेस, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर, इन सब के ऊपर काम करती थी। इन सब से हम रिएक्ट जेएस को लिखते थे। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आने लगी, रिएक्ट जेएस काफ़ी इतनी हार्ड हो गई थी, ठीक है, इतना मतलब उसको यूज़ करना आसान नहीं था। रिएक्ट जेएस ये एक, मतलब बोलते हैं ना रिएक्ट जेएस बहुत आसान है। रिएक्ट जेएस आसान ही फंक्शनल कंपोनेंट्स के आने के बाद हुई है। जो आप
आजकल जितने भी ट्यूटोरियल दिखेंगे यूट्यूब पे, जो भी कोई भी सिखा रहा होगा, जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे होंगे, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो भी काम कर रही होंगी, वो सब काम करती हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर। लेकिन एक टाइम पहले रिएक्ट जेएस पूरी काम करती थी क्लास कंपोनेंट्स के ऊपर। तो हुक्स आर दी पार्ट ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स। तो हुक्स होते क्या है बेसिकली? हुक्स कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनका यूज़ करते हम अपने रिएक्ट में नई नई चीज़ें कर सकते हैं। रिएक्ट में नई नई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे एपीआई में रिक्वेस्ट मारना, ठीक है, एक टाइमर का यूज़ करना, और भी डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना। तो ऐसे बहुत सारे हुक्स हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, लेकिन दो सबसे इंपॉर्टेंट हुक्स जिनके ऊपर हम बात करेंगे और जिनके ऊपर जो हम आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे मेजरली उनका ही यूज़ होगा, वो है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। तो हम पहले बात करते हैं यूज स्टेट के ऊपर। यूज स्टेट हुक। सो यूज स्टेट हुक इज यूज टू मैनेज आवर स्टेट। ठीक है, अब स्टेट क्या होती है, अब समझना है इस बात को। मैंने समझा दिया, जैसे हम पहले अपने HTML को HTML जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने HTML के कंटेंट को चेंज करते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम JSX में यूज स्टेट हुक की वजह से अपने कंटेंट को चेंज करते हैं। तो वो पॉसिबल कैसे होता है? तो बेसिकली यूज स्टेट काम करता है एक बहुत ही अच्छे चीज़ के ऊपर। हम एक एरे लेते हैं और हम एरे में बनाते हैं इनिशियल स्टेट और एक अपडेटेड स्टेट, और हम यूज स्टेट का हुक करते हैं। बेसिकली हम इसको इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और उसके बाद हम इस हुक को यूज़ करते हैं। चीज़ समझने वाली ये है कि इनिशियल स्टेट और अपडेट स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट एक जस्ट अ वेरिएबल। अभी उसको ऐसे समझ लीजिए कि स्टेट एक वेरिएबल है जिसमें हम चीज़ें सेव करते हैं, वो करते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ JSX वी कॉल इट अ स्टेट, कि हम स्टेट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब हम वेरिएबल में कुछ चेंजेस ला रहे हैं। स्टेट से हम डील कर रहे हैं, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से डील कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट का मतलब ये है। तो हम JSX में इसको स्टेट कहते हैं, उसको स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। तो यूज स्टेट हुक में दो होते हैं, इनिशियल और अपडेट स्टेट, ठीक है। इनिशियल स्टेट वो होती है, मतलब इनिशियल स्टेट वो होती है जिसमें हमने डाटा अपना सेव करा होता है। जैसे मैंने अगर नाम लिखा है कांस्टेंट नेम इज इक्वल टू अक्षत, ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गया, ये मेरा नेम इनिशियल स्टेट हो गया। मतलब मेरा यहां पे नेम भी लिख सकता हूं मैं, नेम, ठीक है। अब इस नेम को जो कि हमारे HTML में लिखा हुआ है, जो कि हमारे JSX में लिखा हुआ है, इसको हम चेंज कैसे करेंगे? इसको हम चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेट। यूज स्टेट ऐसे ही काम करता है। तो हम क्या करेंगे अगर इसको हमें चेंज करना होगा, और मैंने अगर चेंज हम करते हैं अपनी अपडेट स्टेट, हम चेंज करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेट। अब इस चीज को समझना, जैसे हमारी इनिशियल स्टेट है और ये हमारी अपडेट स्टेट है। विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेट हम चेंज करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट को, और जैसे हमारी इनिशियल स्टेट चेंज होगी तो ये चेंज हो जाएगी हमारे UI के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी UI के अंदर तो इनिशियल स्टेट है ना, और इनिशियल स्टेट को हम डायरेक्टली चेंज नहीं करते हैं। ये रूल है एक, हम इनिशियल स्टेट को अपनी चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ अपडेट स्टेट, ठीक है। दैट इज वाई वी टेक टू वेरिएबल्स, एक नेम, और अज्यूम यहाँ पे हमने लिया है, हमने यहाँ पे लिया है एक सेट नेम करके, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा बनाया है कि मैं उस फंक्शन में अपना सेट नेम कर दूंगा यहाँ पे कोई भी न्यू नेम, ठीक है। कि मैंने अगर क्लिक करा, जैसे अक्षर लिखा हुआ है UI पे और मैंने लिखा हुआ है चेंज नेम का, मैंने एक बटन बनाया है नीचे UI में, और मैंने चेंज नेम पे क्लिक करा। चेंज नेम के बाद मेरा नेम आ जाएगा, जो भी नया नेम कोई भी मैंने डालूंगा। तो वो चेंज ऐसे होगा कि वो पहले अपडेट करेगा इस वाली स्टेट को, एक अपडेट करेगा स्टेट को, और इसका अपडेट स्टेट का काम ही ये है कि वो चेंज करेगा इनिशियल स्टेट को। और जैसे आपकी इनिशियल स्टेट चेंज होगी, वो बेसिकली UI को चेंज करेगा। इसका हम और अच्छे से जब आप कोड में देखेंगे तब आपको दिखेगा कि ये काम कैसे कर रहा है। हम बात करते हैं अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक की। पहले हमने बात करा यूज स्टेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हुक है, और हम बात करेंगे अपने सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक की, यूज इफेक्ट। सबसे ज़्यादा यही दो हुक काम आते हैं एज अ बिगनर। ऐसे तो बहुत सारे हुक हैं, मतलब यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज रेफ, मतलब यूज डीबाउंस, बहुत सारे हुक हैं। और जो अब नया रिएक्ट 18 आई है उसमें 2 नए हुक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे हुक्स हैं, लेकिन जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट मोस्ट
हुक्स हैं वो है यूज स्टेट और यूज हुक, जिनको समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं यूज इफेक्ट के ऊपर। तो यूज इफेक्ट रेंडर ऑन एवरी चेंज इन द कंपोनेंट। यूज हुक की डेफिनेशन ही यही है। चेंज मतलब हम कंपोनेंट में चेंज कैसे करेंगे, हम कंपोनेंट में कुछ भी चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक। हम कंपोनेंट की स्टेट को चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट हुक। उस चेंज के बाद जब कंपोनेंट दोबारा से री रेंडर होगा यूआई पे, तब ये यूज इफेक्ट हुक अपना काम करेगा। और यूज इफेक्ट हुक में हम कुछ भी अपना फंक्शन डाल सकते हैं। इमेजिन यूज स्टेट हुक बनता कैसे है। पहले हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज इफेक्ट फ्रॉम रिएक्ट। देखने अभी हम आगे कोड में देखेंगे और काम कैसे करता है ये। तो ये यूज इफेक्ट हुक का कोड हुआ, जिसमें यूज इफेक्ट हुक इज जस्ट अ फंक्शन। हमने एज अ बनाया, हमने एक एरो फंक्शन लगाया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन, कोई भी हम फंक्शन लिख सकते हैं जो भी हमें अपना रन करना है ऑन एवरी रेंडर। रेंडर मतलब कि अगर हमारे कंपोनेंट में कुछ भी चेंज होगा तो दोबारा से जब यूआई पे रेंडर होगा, दोबारा से डॉम पे रेंडर होगा, तो उसमें कुछ हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे कुछ भी फंक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी अलर्ट लिख सकते हैं, या हमें कोई और से पेज पे जाना हो, हम कुछ भी कर सकते हैं जो कि हम चाहते होंगे। ठीक है, अब यूज इफेक्ट हुक हमें कुछ और फीचर्स देता है कि इमेजिन कि हमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ों पे ही अपना कंपोनेंट रेंडर करना है। ठीक है, आपने कुछ चीज़ें चेंज करी कंपोनेंट के अंदर, वो रेंडर हुआ, लेकिन आप चाहते नहीं हो कि वो इंफॉर्मेशन उस रेंडर वाली चीज़ पे दिखे। ठीक है, तो ये होती हैं डिपेंडेंसीज, और इनका काम ही ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हम इस यहाँ पे ऐड करते हैं। उस पर्टिकुलर चीज़ों के ऐड करने के बाद ही ये सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे रन करता है यूज इफेक्ट। अब हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि यूज इफेक्ट क्या होता है। मतलब बेसिकली जो हमने डिपेंडेंसीज लिखी है, हमें ये तो पता है कि ये एवरी रेंडर पे काम करेगा। जो भी हम अपना फंक्शन लिखेंगे, जो भी कुछ लिखेंगे, ये अपना जब भी कंपोनेंट रेंडर होगा दोबारा से, तब ये काम करेगा। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ डिपेंडेंसीज का मतलब? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देता है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें चेंज होने पे ही ये चीज़ यूज इफेक्ट काम करेगा। इमेजिन एक कंपोनेंट है होम करके, और आपने होम में 2 बटन बनाया है, क्लिक मी और डोंट क्लिक मी के 2 बटन बनाया है आपने। ठीक है, और जब आपने क्लिक मी करा है तब आपका जो वाला कंपोनेंट है चेंज हुआ है। मतलब ठीक है, आपने क्लिक करा, कुछ चेंज हुआ है, वो कंपोनेंट दोबारा से रेंडर होगा। रेंडर का मतलब दोबारा से यूआई पे विजिबल होगा, डॉम में चेंज होके। ठीक है, चेंज हुआ, और अभी सिर्फ चेंज हुआ, अभी कुछ नहीं शो हुआ। अब आपने डोंट क्लिक मी पे आपने दबाया दोबारा से। ठीक है, डोंट क्लिक मी पे आपने अपना क्लिक करा, अब दोबारा से यूआई रेंडर हुआ, दोबारा से वो कंपोनेंट रेंडर हुआ, लेकिन अब की बार एक अलर्ट आ गया कि यू क्लिक डोंट अलर्ट मी बटन। तो वो पिछली बार क्लिक मी पे क्यों नहीं आया? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस डिपेंडेंसीज पे हमने एक ऐसी चीज़ पास करी है जिसमें हमने ये कहा है कि जब भी यूज़र उस डोंट क्लिक मी वाले बटन पे क्लिक करे, तो यहाँ पे फंक्शन जो हमने लिखा है ना, फंक्शन, यहाँ पे हमें एक अलर्ट दे, यू क्लिक डोंट क्लिक मी बटन। ठीक है, ये अगर हम ये चीज एज्यूम, अगर ये हम अलर्ट लिख देते यहाँ पे कि यू क्लिक डोंट क्लिक मी, और यहाँ पे हम वो चीज़ ना लिखते जिससे सिर्फ वो डोंट क्लिक पे ही रन हो रहा है, मतलब ये चीज़ हम यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी छोड़ देते। ठीक है, एम्प्टी डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर उस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी रेंडर होगा तो ये फंक्शन रन होगा ही होगा यूज इफेक्ट का। तो अब इमेजिन मैंने क्लिक करा है क्लिक मी के ऊपर, और क्लिक मी पे मैंने क्लिक करा, आपका अलर्ट आ रहा है ऊपर से कि यू क्लिक डोंट क्लिक मी बटन। ठीक है, लेकिन ये नहीं आना चाहिए ना, ये आना चाहिए कब? जब हमने अपना क्लिक कराओ डोंट क्लिक, जो हमारा डोंट क्लिक मी वाला बटन है उसके साइड में, जो हमने उस पर क्लिक कराओ, वो तब आना चाहिए। उस चीज़ के लिए आने के लिए हम यहाँ पर डिपेंडेंसीज में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसे इंक्लूड करते हैं जिससे हमारा सिर्फ वही चीज़, जब वो चीज़ रेंडर हो, वो पर्टिकुलर चीज़ जब रेंडर हो, तब ये फंक्शन रन करे। तो जब अगर हम इसको यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं तो ये रन करेगा हमेशा जब भी आपका यूआई रेंडर होगा। मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आपका यूआई रेंडर होगा, कंपोनेंट रेंडर होगा, तब ये रन करेगा। जहाँ पे आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड कर देते हो, वो पर्टिकुलर चीज़ें वो होती हैं
जिनके चेंज होने पे आपका ये रेंडर होगा, हर चीज़ पे नहीं, जो अपने पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड करी हैं इस डिपेंडेंसी के अंदर, उसके बाद चेंज होगा। और अगर हम ये इंक्लूड ना ही करें, अगर हम सिर्फ यहाँ पे ही क्लोज कर दें, ठीक है, तो ये एवरी रेंडर पे चेंज होगा। मतलब हर रेंडर पे अगर आपके यूआई में कुछ भी रेंडर हुआ है, उस कंपोनेंट के अंदर कुछ भी रेंडर हुआ है, तो ये हर कंपोनेंट में चेंज होगा। तो क्या डिफरेंस हुआ, इसका मतलब हर कंपोनेंट में चेंज होगा। अगर यहाँ पे आप एम्प्टी डिपेंडेंसी छोड़ देते हो, मतलब ये एम्प्टी है, तो ये फर्स्ट टाइम जो भी कंपोनेंट के अंदर रेंडर होगा उस पर चेंज होगा। और जब आप इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ें इंक्लूड कर देते हो, तो वो सिर्फ उन चीज़ों पे चेंज होने पे ही ये रन होगा। तो आई होप आपको यूज इफेक्ट काफ़ी समझ आ गया होगा। और कुछ फीचर्स हो गए जैसे रिएक्ट राउटर डॉम, यूज नेविगेट, जो हम आगे यूज़ करेंगे, वो कुछ खास नहीं है, वो मैं आपको उसी टाइम समझा दूंगा जब हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे।